गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए सबसे पहले हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पुनः जो है कि आप लोगों के साथ हम जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर। राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर कुछ बातें आपसे करने के बाद आज के सेशन को हम शुरुआत करेंगे। मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी, पुनः जैसा कि कुछ लोग जो जुड़े होंगे पुराने लोग, सीबीटी 1 के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई थी करंट अफेयर्स का, उस जिम्मेदारी को हमने समय सीमा के भीतर समाप्त कर दिया। उसके बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए थे। पुनः एक बार मुझे करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके की जिम्मेदारी दी गई है, उसको भी हम समय सीमा के साथ आप लोगों के साथ खत्म कर देंगे। मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी एक बात और कहना चाहेंगे कि जैसे एग्जाम सीबीटी 1 का हुआ, आपने एग्जाम के प्रश्नों को जो देखा उसके पैटर्न को हूबहू बेस बनाते हुए हम लोग अपना क्लास शुरुआत करेंगे। और क्लास में जितनी भी चीजें आपके मार्क्स में एनहेंस हो सकेगा उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आदर्श विद्यार्थी, आज के प्रश्नों को 20 प्रश्नों का एक करंट अफेयर्स का संकलन है, जिसको हम लोग कम से कम 80 प्रश्न 100 प्रश्न के रूप में बना करके देखेंगे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक धैर्य के साथ देखेंगे। परिस्थितियां जिस तरीके की बनी हुई हैं उसमें यह जो है कि जरूरी हो जाता है कि आप लोग अपने धैर्य को ना खोएं और धैर्य के साथ धैर्य पूर्वक होकर के तैयारी को निरंतर गति देते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज के प्रश्न राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर ही हमने ले रहे हैं। आप लोगों के सामने प्रश्न जो है वो है कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है। मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी, आज 12 जनवरी है और आज राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगभग 7000 युवाओं को लाइव कंसर्न के साथ उनको संबोधित करेंगे। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है भोपाल, पुदुचेरी, लखनऊ और चंडीगढ़। आप सही सही अपना जवाब देंगे और इसको बताएंगे कि आज का यानी 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसका जो आंसर है वो है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुदुचेरी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में इसका जो है कि संबोधन करेंगे। और आप सभी लोगों को पता है कि यह महोत्सव 12 से 16 जनवरी के बीच किया जाएगा। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में पुदुचेरी जो पुदुचेरी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत है। ये आप सभी लोगों को पता है कि 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। और वर्ष 1984 में युवाओं में जागरूकता फैलाने और देश के प्रति एक कर्तव्यनिष्ठ बनने के लिए 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। उसके बाद इस बार का जो थीम है, इस बार का जो आपका थीम है वो है सक्षम युवा। यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, सक्षम युवा सशक्त भारत। सशक्त भारत आप ध्यान रखेंगे। 2022 का जो थीम है वो है सक्षम युवा सशक्त भारत। जबकि अगर 2021 का बात करें तो 2021 का जो थीम था वो था युवा उत्साह नए भारत का। युवा उत्साह नए भारत का ये आपका जो है कि आंसर पुदुचेरी। इसको आप लोग जो है कि अच्छे ढंग से देख लेंगे। आगे बढ़ते हुए, आगे सिलसिला बढ़ाते हुए हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है
वो आपके सामने है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसमें ऑप्शन है आपका सौम्या स्वामीनाथन, गीता गोपीनाथ, अनिल प्रकाश जोशी और रंजना प्रकाश देसाई। मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी, आप लोगों के सामने प्रश्न है और आप लोग इसका जवाब तुरंत देंगे। तो इसका आंसर आपका अनिल प्रकाश जोशी है। अनिल प्रकाश जोशी एक पर्यावरणविद हैं और इन्हें हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन से बचाव के तहत सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए यह अवार्ड दिया गया। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत वर्ष 2004 में की गई, जिसके तहत अभी ये वर्ष में जो है कि प्रत्येक वर्ष 2 बार दिया जाता है। 2 बार मुंबई में एक हारमोनी फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ है। हारमोनी फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ, और इस हारमोनी फाउंडेशन एनजीओ में यह जो है कि अभी तक अन्ना हजारे, किरण बेदी, सुधा मूर्ति इत्यादि जैसे लोगों को भी जो है कि यह अवार्ड प्रदान किया गया है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में यह अवार्ड प्रदान किया जाता है, जो इस बार अनिल प्रकाश जोशी को दिया गया। सौम्या स्वामीनाथन जो है वो आपका वर्तमान में WHO की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है, जबकि गीता गोपीनाथ जो है ये वर्तमान में जो है कि IMF की जो है कि प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट में जो है कि न्यायाधीश के पद को संभाल चुकी हैं। अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरणविद। ये जो है कि प्रश्न आप लोगों के सामने था। आगे हम लोग जरा देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? भारत दर्शन पार्क अहमदाबाद, अमृतसर, नई दिल्ली, भोपाल। तो आपको बता दें भारत दर्शन पार्क क्या है? तो अपशिष्ट से बना मेमोरियल या इसको आप वास्तुकला भी कहेंगे। यह नई दिल्ली के आराम बाग में बना है। 8 एकड़ के भूमि में, और इसे जितने भी कचरा अपशिष्ट पदार्थ है उससे अब देखिए क्या क्या बन गया है। इससे ताजमहल बनाया गया है, ताजमहल। उसके बाद हम्पी, उसके बाद आपका सांची का स्तूप, उसके बाद आपका जो है कि लाल किला। यानी आप इसका जो है कि उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। ये क्यों? तो दिल्ली में या बड़े शहरों में जो कचरा को, अपशिष्ट को अच्छे ढंग से जो है कि निस्तारित करने के लिए और एक प्रकार से एक पर्यटन को भी बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होगा। और इसलिए जो है कि ऐसे जो है कि भारत दर्शन पार्क जैसे कॉन्सेप्ट को लाया गया। यह नई दिल्ली में जो है कि बना है। आगे इसको जरा देखेंगे हम लोग। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप लोग बड़ा ध्यान से देखेंगे।
हाल ही में किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड प्रदान किया गया? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इसमें आपका ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो जैसा कि आपको बता दें कि वर्तमान समय में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार, वर्तमान का भारत सरकार जो है कि काफी प्रयासरत है, काफी जागरूकता भी फैला रहा है। तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा ऐसा ऊर्जा जो ऊर्जा के उत्पादन के समय किसी भी प्रकार का पर्यावरणीय ह्रास न हो और प्रदूषण के कारक का उत्पादन न हो, इसको नवीकरणीय ऊर्जा के तौर पर देखते हैं। जैसे पवन ऊर्जा हो गया, उसके बाद सौर ऊर्जा हो गया, बायोमास एनर्जी हो गया, उसके बाद आपका जो है कि भूतापीय एनर्जी हो गया, जिसमें लकड़ी, प्राकृतिक गैस, कोयला इत्यादि को छोड़कर बाकी सारी नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। और आपको बता दें कि 14 दिसंबर को आपका 14 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसी के शुभ अवसर पर राजस्थान को यह अवार्ड प्रदान किया गया, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। आपको बता दें कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और इसी के तहत इस प्रकार के जो है कि यह ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो राजस्थान को इस बार का जो है कि ऊर्जा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड प्रदान किया गया। आगे देखेंगे जरा, नेक्स्ट प्रश्न आपका है 5वां नंबर। 5वां नंबर आपका प्रश्न है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो या आपका आरबीआई हो, सीएसए हो, तो सीएसओ और एनएसओ बनकर के अब एनएसओ बन गए हैं। ये सारे लोग क्या करते हैं कि भारत में या अन्य देश में उनके अर्थव्यवस्था के विकास दर को समझाते हैं। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय जो है कि मनीला, यह एशिया का सबसे जो है कि बड़ी वित्तीय संस्थान है, जिसमें भारत भी इसका संस्थापक सदस्य में एक रहा है। और एडीबी की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई। इन्होंने वर्ष 2022-23 में भारत का विकास दर जो है वो 9.7% रखने का अनुमान लगाया, जबकि हाल ही में जो है कि आरबीआई द्वारा भी कहा गया कि भारत का विकास दर 2022-23 में 9.5% होगा। अब विकास दर क्या होता है, जैसे छोटा सा एग्जांपल के तौर पर ले लेंगे कि वर्तमान में भारत का अगर जो है कि इनकम 100 है, तो अगली बार जो है कि यह 109.5 हो जाएगा। ये जीडीपी के तौर पर दिखाता है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न भी स्टैटिक जीके के रूप में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। तो एडीबी ने 9.7% इसको जो है कि रखने का अनुमान लगाया है, मन बनाया है। लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर एक बार बोल दिया तो ये कोई फिक्स नहीं हो गया, क्योंकि बदलते परिस्थिति और बदलते समय के अनुसार जो है कि अपने डाटा में भी ये लोग बदलाव करते हैं। आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे, बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको भी जरा सा आप लोग अच्छे ढंग से देखेंगे। डीआरडीओ द्वारा लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल, डीआरडीओ द्वारा लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल असिस्ट डीआरडीओ द्वारा लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल असिस्ट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण कहां किया गया? तो यह आपका उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा के एपीजे
एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप पर, और इसके तहत एक एंटी सबमरीन का जो है कि लॉन्चिंग किया गया, जिसके माध्यम से दुश्मन के पनडुब्बियों को पता लगाने तथा युद्धक हथियार के रूप में इसे जो है कि लॉन्च किया गया उड़ीसा के अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप के पास से। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ट्रांसजेंडर के लिए किस राज्य सरकार ने पुलिस डिपार्टमेंट में आरक्षण की घोषणा की है? आगे आपका सामने है बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और केरल। मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी, कर्नाटक जो है, कर्नाटक ने पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% जो है कि आरक्षण का बात किया है, जबकि बिहार सरकार जो है वो आपका जो है कि ट्रांसजेंडर के लिए एक गरिमा गृह का घोषणा किया है। इसका आंसर आपका जो है कि कर्नाटक है। इसको जरा जो है कि नोट कर लेंगे। आगे चलिए, बड़े अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो आपके सामने ऑप्शन है 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर। हाल ही में जो है कि नरेंद्र मोदी ने एक दिवस को वीर बाल दिवस यानी गुरु गोविंद सिंह के शुभ जन्मदिन के शुभ अवसर पर इसको मनाने की घोषणा की। तो प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को जो है कि आपका वीर बाल दिवस, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, के रूप में मनाया जाएगा। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है कि 23 दिसंबर 1902 को आपका चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, और ये 5वें पीएम थे जिन्होंने अपने आप का सारा बैकग्राउंड एक किसान का बताया था, और 1979 से 80 तक यह भारत के प्रधानमंत्री के पद को संभाले हुए थे। उसके बाद 24 दिसंबर का बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, जबकि 25 दिसंबर को आपका सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर आपका 26 दिसंबर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव टैग प्रदान किया? मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी, ये प्रश्न बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो पूर्व में अवस्थित भगवान जगन्नाथ के जो है कि भक्ति भाव के लिए किया जाता है, लगभग जुलाई और अगस्त महीने में। लेकिन यहां पर पहली ऑप्शन में आपका उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, बिहार है। तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब के ऑप्शन में आप सभी लोग अगर जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तो आप बहुत सारे लोग उड़ीसा मार करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इसका आंसर जो है वो पंजाब है। मुख्यमंत्री आपका जो है कि ये चन्नी साहब ने जगन्नाथ यात्रा को जो है कि राज्य उत्सव का दर्जा प्रदान किया, ताकि एक प्रकार की जो है कि धार्मिक सहिष्णुता जो है, धार्मिक जो है कि लगाव एक दूसरे के साथ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बात किया गया। तो इसका आंसर आपका पंजाब है। पंजाब में राज्य उत्सव का टैग दिया गया।
आगे अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता आयोजित किया गया? आपको बता दें 2+2 वार्ता जो होता है ये एक देश, जैसे मान लेते हैं कि भारत, तो भारत का जो है कि विदेश मंत्री और भारत का रक्षा मंत्री एक तरफ से होंगे। उसके बाद ये आंसर जो इसका है आपका अमेरिका में, अमेरिका के साथ जो है कि यह, उसके बाद जो है कि यहां पर अमेरिका लेंगे, अमेरिका का विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री एक दूसरे के साथ अपना बैठक कर करके और रक्षा क्षेत्र को विशेष रूप से मजबूत बनाने के लिए 2+2 वार्ता करते हैं। तो अमेरिका और भारत के बीच वर्तमान में 3 बार जो है कि 2+2 वार्ता हो चुका है और नवंबर 2021 में नई दिल्ली में यह आयोजित हुआ था। जबकि ऑस्ट्रेलिया का बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सितंबर 2021 में दिल्ली में ही आपका 2+2 वार्ता आयोजित हुआ था। इसमें जितने भी देश हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और जापान, सभी के साथ जो है कि आपका भारत का 2+2 वार्ता होता है। 2+2 वार्ता में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन मंत्री भाग लेते हैं, कौन कौन मंत्री शामिल होते हैं। तो 2+2 वार्ता में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। आगे देखेंगे, हाल में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको बता दें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो होता है वो जेंडर इनइक्वलिटी को दिखाता है, शो करता है, यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं किन किन क्षेत्रों में पिछड़ी हुई हैं और किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ती हैं। तो आपको बता दें कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को जो है कि वर्ष 2021 में 140वां स्थान दिया गया है। जबकि आपके ऑप्शन में 116 है, 116 स्थान इसका मानव पूंजी विकास सूचकांक में है। उसके बाद 139 जो आपका है, 139वां जो है कि स्थान इसका हैप्पीनेस इंडेक्स में है, हैप्पीनेस इंडेक्स में है। उसके बाद 135वां जो है कि स्थान जो है वो शांति सूचकांक पीस इंडेक्स में है। ये सारे इंडेक्स विश्व के जो है कि एनजीओ द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, आईएमएफ द्वारा या अन्य किसी संस्था द्वारा निकाला जाता है, जो उस देश के जो है कि लेवल को बताता है कि उसको और कितना काम करने की जरूरत है। तो इसका आंसर आपका 140। पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न आप लोगों का देखे हम एक बार सीबीटी में पूछा हुआ था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके एनके सिंह है, जिनका नाम पूरा नंद किशोर सिंह है। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्र सरकार वित्त आयोग का चर्चा अनुच्छेद 280 में है, जिसने जो है कि केंद्र के करों में राज्य का हिस्सा का जो है कि एक 41% जो है कि तय किया है। और अरुण कुमार मिश्रा जो है वो वर्तमान में, अरुण कुमार मिश्रा जी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। सुबोध कुमार मिश्रा सीबीआई के अध्यक्ष हैं। जबकि भगवान लाल साहनी जो है वो आपके जो है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह। आगे देखेंगे प्रश्न को, हाल ही में किस राज्य ने राज्य की स्वच्छता कर्मियों के आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु गरिमा योजना की शुरुआत की? तो गरिमा योजना की जो शुरुआत की वो आपका राज्य है ओडिशा। ओडिशा राज्य ने अपने राज्य के स्वच्छता कर्मी जो हैं उनको आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो, उसके लिए जो एक योजना चलाया। उसके बाद पश्चिम बंगाल जो है वो आपका स्वच्छता
साथी नामक जो है कि योजना चलाया था। जबकि आपको बात करें गुजरात का, गुजरात, तो गुजरात ने जो है कि एक स्वच्छ गरिमा, महिला गरिमा, महिला गरिमा योजना को चलाया। बिहार जो है वो महिलाओं को और युवाओं को जो है कि वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए युवा उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना आरंभ किया है। तो इसका आंसर आपका उड़ीसा। प्रश्न बड़ा अच्छा है, वर्तमान में भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं, चाहे वो जल हो या स्थल हो, तो वो जैवमंडल क्षेत्र कहलाएगा। तो वर्तमान में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का बात करें तो 18 है, 18। जबकि इसमें से यूनेस्को के सूची में, यूनेस्को के सूची में 12 जो है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल है। वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व जो है, टाइगर रिजर्व वो 52 है। जबकि वेटलैंड्स का बात करें, वेटलैंड्स वो आपका 47 है। वेटलैंड्स, वेटलैंड्स वो भूमि जो प्रत्येक साल में लगभग हमेशा वहां पर जल जमाव रहता है, जिसके माध्यम से आपका जो है कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होते रहता है। उसके बाद बहुत सारे जो कीट पतंग हैं, जीव जंतु हैं, उनका भी विकास होता है। तो वेटलैंड्स का वर्तमान में काफी महत्व बढ़ चुका है। आगे हाल में सुमंगल पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? सुमंगल पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो सुमंगल पोर्टल जो है ओडिशा द्वारा जो है कि लॉन्च किया गया है। उड़ीसा इसका जो है कि प्रमुख आंसर है, उड़ीसा। जबकि बिहार द्वारा चलो ऐप, चलो, उसके बाद संजीवनी, ये जो है कि आपका चलाया गया है। सुमंगल पोर्टल के माध्यम से सामाजिक जागरूकता के साथ साथ जो है कि कोविड से बचने के हेतु जो है कि ये चीजें की गई है। सुमंगल जो है कि पोर्टल उड़ीसा। आगे अगला प्रश्न है, पीएम गति शक्ति मास्टर, नेशनल मास्टर प्लान कितनी राशि दी जाएगी? तो आप लोगों को पता होगा, जस्ट जो है कि नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा अच्छा जो है कि एक प्लान सुझाया, जिसमें आपका सड़क, रेलवे, उसके बाद पेट्रोलियम, उसके बाद आपका जो है कि जहाजरानी, एयरवेज, ये सारे जो है कि मंत्रालय एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कर करके और किसी भी परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। और उसके लिए अगले 5 सालों में लगभग 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। और इसके माध्यम से भी कहा गया कि अगर $5 ट्रिलियन का अगर जो है कि इकोनॉमी इंडिया को बनना होगा, तो इस तरीके के प्लान को अप्लाई करना होगा। आगे हाल में, अगला प्रश्न आपका, हाल में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 40% कर दिया है? एक काफी एक अच्छा पहल है। और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए जो है कि तमिलनाडु ने अपने जो है कि राज्य में 30% से बढ़ा करके और अपना महिलाओं के लिए आरक्षण सरकारी नौकरी में 40% कर दिया। जबकि यहां पर बिहार की बात करें तो बिहार में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है। सिक्किम की बात करें तो 1 फैमिली 1 जॉब, 1 फैमिली
वन जॉब को जो है कि आगे बढ़ाने के लिए इसने एक प्लान बनाया आज से लगभग 2 साल पहले। और सिक्किम किसी भी क्षेत्र में वर्तमान में काफी अच्छा करने वाला राज्य में एक है। इसका आंसर आपका तमिलनाडु है। आगे, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना? मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी, संघाई सहयोग संगठन एससीओ जो है 1996 में बना। उस समय रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और जो है कि आपका किर्गिस्तान, ये सारी जो है कि बन करके, सॉरी ताजिकिस्तान थे। उसके बाद उज्बेकिस्तान 2001 में जब बना तो इसका नाम जो है कि एससीओ कर दिया गया। वर्तमान में इसके 9 सदस्य हैं और ये 9वां सदस्य बना है ईरान, 9वां सदस्य बना है। जबकि भारत और पाकिस्तान जो है कि आपका 7वां और 8वां सदस्य बने थे 2017 में। तो ईरान इसका 9वां सदस्य बना। मुख्यालय जो है कि एससीओ का कहां है? मुख्यालय एससीओ का बीजिंग है और यह एशिया के, खास करके मध्य एशिया के अर्थव्यवस्था, रक्षा, सुरक्षा, राजनीतिक गतिविधियां इत्यादि को नियंत्रित करने में काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। और एससीओ के साथ जुड़ने के बाद भारत का जो वैश्विक व्यापार है वो मध्य एशिया के साथ पहुंचा है। आप सभी लोगों को पता है कि कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, ईरान नहीं, ये सारे जो है लैंडलॉक कंट्री में आते हैं, कजाकिस्तान वगैरह। और इसके माध्यम से वहां पर व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने में भारत को काफी मदद मिला है। तो ईरान इसका जो है कि 9वां सदस्य बना है, जो सबसे लेटेस्ट है। हाल में प्रकाशित पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसको बता दें कि इस पुस्तक में जो है कि कंधार विमान हाईजेक का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि कैसे भारत ने जो है कि कुछ आतंकवादियों को छोड़ने के लगभग जो है कि 300 लोगों को बचाया और अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया आतंकवाद के सामने। ये हैं सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के काफी कद्दावर नेता और बहुत बड़े वकील में से एक, अर्थशास्त्री भी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक का जो है कि लेखन किया है। नितिन गोखले ने बड़ा अच्छा जो है कि, लेकिन विवाद में एक पड़ गया, एक पुस्तक था नेहरू, तिब्बत और चीन, ये पुस्तक इन्होंने लिखा है। उसके बाद आपका अवतार सिंह भसीन चाइना रूम नामक जो है कि पुस्तक का लेखन किया है। तो सुब्रमण्यम स्वामी इसके जो है कि लेखक हैं और कुछ बातें बड़ा अच्छा बोलते हैं, जिसके कारण जो है कि विवाद भी स्टार्ट हो जाता है। आगे देखेंगे, लास्ट प्रश्न आप लोगों के सामने 20 नंबर, 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां आयोजित किया जाएगा? 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां किया जाएगा? आप सभी लोग इसका आंसर दें। इसका आंसर आपका जो है कि इनमें से कोई नहीं, 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो है वो आपका 2022 में ही बर्मिंघम में खेला जाएगा। जबकि कतर में आपका 2022 में फीफा वर्ल्ड कप, उसके बाद पेरिस में आपका वर्ष 2024 का ओलंपिक, जबकि 28 का अगर बात करें तो आपका लॉस एंजिल्स। तो ये था आप लोगों का 20 प्रश्नों का संकलन। करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे आएंगे, क्लासेस भी चलेंगी। मंडे टू फ्राइडे में आप लोगों का क्लास के साथ साथ एक ऐसा सेशन रखेंगे जो आप लोगों का क्लास पहले से हम लिए रहेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। केवल जुड़े रहें। एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के एग्जाम में करंट अफेयर्स के साथ साथ इसी का एक स्टैटिक जीके बनता है, जो आपके मार्क्स को और बढ़ाएगा और आपको सफलता में जो है कि योगदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, और आप लोग एकदम धैर्यपूर्वक अपने क्लास को आगे बढ़ाते रहें, धैर्यपूर्वक अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।